हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत इस क्लास में आप लोगों को हम संपूर्ण फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को बताने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी एग्जाम देने से पहले इस क्लास को एक बार जरूर देख लें। ठीक है, 6 प्रश्न आपके बहुविकल्पी आते हैं। तो आपको हम बहुविकल्पी प्रश्न ऐसा ही नहीं कि ऑप्शन बताएंगे, बाकी आपको जानकारी भी देते चलेंगे। तो जो भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें और चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का भैया पहला प्रश्न आप सभी लोगों के समक्ष कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपको हम बता दें, आप लोगों ने कूलाम के नियम से पढ़ा है F=1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R², जहां पर ε0 होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान निकालना है तो ε0 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1/4π, F आ जाएगा उधर गुणे से बटे में, ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे में R²। मात्रक अगर हम निकालेंगे तो देखिए 1/4π एक नियतांक होता है जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। Q1 Q2 दोनों आवेश हैं, आवेश आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो 2 बार कूलाम कूलाम करेंगे, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। बटे में बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है तो बटे में न्यूटन लिख देंगे। और उसके बाद आपका दूरी R क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर होता है, R² है तो मीटर स्क्वायर। इस तरीके से ε0 का जो मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। सभी को आना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, यहाँ पर ये भी पूछा सकता है कि 1/4πε0 का मात्रक क्या होता है, तो इसी को उल्टा कर देना, बस न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलो कूलाम स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4πε0 का मात्रक। उसका मान होता है 9 × 10⁻9। ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो आपको हम बता दें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आप लोगों ने पढ़ा है F/Q। इसका एक मात्रक आ जाएगा यहाँ से न्यूटन प्रति कूलाम। क्या आ जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। एक मात्रक आप लोगों ने विभव परिवर्तन तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध से भी निकाल सकते हो। आपने पढ़ा है E बराबर ΔV/ΔX, ठीक है ना। यहाँ से जब आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालोगे तो आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। x क्या होती है? दूरी होती है, और v क्या होता है? विभवांतर। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। और याद रखिएगा भैया, विभवांतर एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? विभवांतर एक अदिश राशि होती है। तो इसके 2 मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर। जो ऑप्शन में दिखेगा वो टिक कर देंगे। न्यूटन प्रति कूलाम दिख रहा है तो इसी को टिक कर देंगे। ओके, किसी को कोई दिक्कत भाई? चलिए भाई, वीडियो को शेयर करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ने चाहिए। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी कुचालक विद्युतरोधी माध्यम का जो परावैद्युतांक K हो सकता है उसका मान कितना हो सकता है? पहला ऑप्शन -3, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 0.7 और चौथा ऑप्शन 6। बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। मैं आपको देखिए बता दे रहा हूँ, यहाँ पर दिया किसी कुचालक विद्युतरोधी माध्यम का जो परावैद्युतांक वो क्या हो सकता है। तो आपने पहले चैप्टर में ही पढ़ा है K का मान 3 चीज़ों के लिए पढ़ा है। K का मान जो निर्वात अथवा वायु के लिए होता है, निर्वात या वायु के लिए, नोट कर लीजिएगा, कोई प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। निर्वात अथवा वायु के लिए जो K का मान होता है वो भैया सभी को पता है 1 होता है, ठीक है। और जो धातुओं के लिए K का मान होता है, धातु के लिए जो K का मान होता है वो भैया इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। और विद्युत रोधी माध्यमों के लिए, विद्युत रोधी माध्यमों के लिए यहाँ पर पूछा गया है, तो विद्युत रोधी के लिए 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। तो चारों ऑप्शन देखने में मुझे ये पता चल रहा, -3 1 से छोटा होता है, 0 भी 1 से छोटा होता है, 0.7 भी 1 से छोटी गिनती होती है, 6 1 से बड़ी गिनती होती है। तो ऑप्शन नंबर जो 4th हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन देखना है, 1 से अधिक जो भी मान होगा वही आपका सही माना जाएगा। K का मान विद्युतरोधी माध्यमों के लिए 1 से अधिक होता है। ये आप बात याद रखिएगा। मैंने बता दिया कि बहुविकल्पी प्रश्नों को केवल टिक ही नहीं कराना, बाकी आप लोगों को सारी जितनी मेन बातें हैं वो मैं लगातार आपको बताते चल रहा हूँ। एग्जाम में कोई भी बात आपके काम आ सकती है, ठीक है। तो सभी लोग भाई क्लास को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी क्लास को लीक करके मत जाइएगा, अदरवाइज आप पछता सकते हैं। कल क्लास में नहीं दे पाया, मुझे पता है, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत थी घर पर, इस वजह से मैं क्लास नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को मेन महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें जो है शेयर की थी। जिन विद्यार्थियों ने देखा होगा उनकी तैयारी अच्छी तरीके से होगी। ठीक, आगे चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन नंबर भैया 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं।
सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, ऑप्शन नंबर ए दिया न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर बी दिया है वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन मीटर प्रति कूलम। आपको बता दें वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हमने बताया था ई इंटू ए होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एक न्यूटन के पदों में आएगा, एक वोल्ट के पदों में आएगा। कैसे, देखिए अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम लिखते हो, मैंने बताया ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर। तो जब न्यूटन प्रति कूलम रखोगे और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर रखोगे तो इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये न्यूटन के पदों में आ जाएगा। अब ये अगर ऑप्शन में नहीं देखने को मिला तो वोल्ट वाला देखने को मिल रहा है। तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर रखोगे, ठीक है, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर रखोगे, मीटर से मीटर एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक इसका अन्य मात्रक आ जाएगा वोल्ट मीटर। ये ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आ रही होगी। क्लास को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा भी याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी? संचित ऊर्जा का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा, U बराबर होता है ½ CV², जहां V होता है विभवांतर, C होती है धारिता। यहां पर आपको दिया गया C बराबर 100 माइक्रोफैरेड, यानी C बराबर 100 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 फैरेड हो गया, और विभवांतर V बराबर आपको 10 वोल्ट दिया गया है। तो ये बोला गया है कि ऊर्जा, संचित ऊर्जा 1/2, C का मान रख देंगे भैया, देखिए 100 को लिख सकते हैं 10⁻², ठीक, 10⁻², 10⁻⁻6 को हल करेंगे 10⁻⁻4 आ जाएगा। उसके बाद V², 10 का स्क्वायर करेंगे यानी 100 यानी 10⁻² लिख सकते हैं। तो यहाँ पर U = आ जाएगा 1/2 × 10⁻, आधार समान है, -4 से 2 जाएगा भैया, -2 हो जाएगा। इस तरीके से 1/2 का मान कितना होता है? 0.5 होता है, और × 10⁻²। हमको मैंने कई बार आप लोगों को एक चीज़ बताइए कि जब भी न्यूमेरिकल लगाना बोर्ड एग्जाम में तो साइंटिफिक वैल्यू दशमलव के 1 अंक तक लिखना। इस पॉइंट को पीछे खिसका के ले जाएंगे 5.0 × 10⁻। अब इधर की ओर बढ़ा रहे हैं तो घात में क्या करेंगे? एक और घटा देंगे, ठीक है। तो -2 था, एक घटा देंगे तो -3 हो जाएगा। ऊर्जा है, ऊर्जा किसी प्रकार के हो मात्रक जूल ही होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसमें बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉनों का कौन सा अभिलक्षण चालक में धारा के प्रवाह को निर्धारित करता है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है भैया। केवल अपवाह वेग, केवल तापीय वेग, अपवाह वेग तथा तापीय वेग दोनों, ना तो अपवाह वेग ना तापीय वेग। तो इलेक्ट्रॉनों का कौन सा अभिलक्षण चालक में धारा के प्रवाह को निर्धारित करता है? केवल अपवाह वेग, जिसे आप अनुगमन वेग कहते हो, और अनुगमन वेग को VD से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। रफ कर देते हैं यहाँ पर। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बाकी बातें मैं आपको जो बता रहा हूँ उन्हें नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि बाकी बातों पर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन्हीं क्वेश्चनों को ले लिया तो इन्हीं क्वेश्चनों से आएगा, बाकी क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन आप कर लीजिए, क्योंकि आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब आप पेपर देते हो, कॉपी में लिखते हो, आगे के अगर 6 प्रश्न आपके सही होते हैं तो आगे की जो आपकी कॉपी चेक होती है, प्रश्न चेक होते हैं, उसमें आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, अगर आगे के प्रश्न आपके पूरे सही होते हैं तो वो ये इस बात का आकलन लगा लेता है कि इसका मतलब आपके अंदर नॉलेज है, तभी आगे के प्रश्न भी आप सही करेंगे। तो कम देखेगा तब भी आपको बढ़िया से, कहीं पर गलती होगी तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसमें बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है 50 ओम, कहां चला गया भाई, हाँ, 50 ओम प्रतिरोध वाले धात्विक तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर देने पर नया प्रतिरोध क्या होगा? मैंने कहा था कि नया प्रतिरोध का सूत्र होता है नया प्रतिरोध, मैं लिख देता हूं यहां पर, सभी लोग याद रखिएगा, इस पर प्रश्न बनता है। नया प्रतिरोध बराबर आपका होता है n² गुणे में पुराना प्रतिरोध, ठीक है ना। अगर नया प्रतिरोध निकालना हो जितने गुना बढ़ाया जाए, देखिए कितने गुना बढ़ाया गया,
आपका 2 गुना बढ़ाया गया, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और पुराना प्रतिरोध कितना था 50 था। अच्छा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 गुणे 50 बराबर कितना आ जाएगा 200 ओम आ जाएगा। नया प्रतिरोध कितना आ जाएगा 200 ओम। ऑप्शन नंबर आपका 4th इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है। किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध कितना है भैया 500 ओम है। ठीक है, R बराबर 500 ओम दिया गया है। पूछा जा रहा है कि चालकता क्या होगी। चालकता की परिभाषा भी याद रखिएगा। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। तो चालकता निकालना जब भी हो तो आप प्रतिरोध का व्युत्क्रम कर दीजिए 1/, प्रतिरोध वैद्युत चालकता बराबर 1/, वैद्युत प्रतिरोध। 500 को 1 से भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 500 दूना 1000। और इसका मात्रक ओम की पावर -1 होता है, क्योंकि 1/, वैद्युत प्रतिरोध होता है, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ऊपर जाएगा तो आपका ओम की पावर -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर जो 4th हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन 0.002 ओम की पावर -1। ओके, चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि किरचॉफ के धारा का नियम, जो किरचॉफ का धारा का नियम होता है जिसे हम किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं, संधि के नियम से भी जानते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को हम संधि के नियम से जानते हैं, धारा के नियम से जानते हैं। और जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वो किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप होता है। मैं बता दूं आपको, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। ये जितनी भी घटनाएं मैं लिख रहा हूं आपके सामने याद रखिएगा। व्यतिकरण को लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 व्यतिकरण, लेंज का नियम लिख लीजिए, लेंज का नियम ये समझ लीजिए ट्रिक है। और किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है, ये तीनों जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। पहले इसको लिख लीजिए, ये तीनों ऊर्जा संरक्षण पर आधारित हैं। व्यतिकरण, लेंज का नियम और किरचॉफ का नियम से द्वितीय नियम जो होता है वो आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। और किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे आप धारा का नियम या संधि का नियम कहते हो, ये जो होता है आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। इसे कभी भूलिए ही ना, इसे धारा का नियम कहते हैं। धारा होती है Q बराबर IT, धारा आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये याद रखिएगा, व्यतिकरण, लेंज का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, ये सब ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन। भैया ये क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं ध्यान से। बोला गया कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन अथवा आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? आप लोगों ने गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर पढ़ा है, आपको ये भी पता है कि जब इलेक्ट्रॉन लंबवत प्रवेश करता है, ठीक है, लंबवत देखिए 3 स्थिति होती हैं। पहली स्थिति होती है जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, लिख लीजिएगा, तो वो रिजरेखी मार्ग पर गति करता है, रिजरेखी पथ पर गति करता है, रिजरेखी पथ पर गति करता है। कौन? आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन अगर या इलेक्ट्रॉन है कोई आवेशित कण है आपका, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो वो रिजरेखी पथ पर गति करेगा। अगर वो लंबवत प्रवेश करता है, लिख लीजिए लंबवत, तो दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। किस पर गति करता है? दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। और अगर वो तिरछा प्रवेश करता है, अगर वो तिरछा प्रवेश करता है तो कुंडली के रूप में गति करता है, कुंडली, कुंडली के रूप में गति करता है, ऐसे। ठीक है, ये 3 स्थितियां याद रखिएगा कि जब कोई भी आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो रिजरेखी पथ पर गति करता है, लंबवत प्रवेश करता है तो दीर्घवृत्ताकार पर, और तिरछा तो कुंडली। ठीक है, ये 3 ऑप्शन याद रखिएगा। इसमें देखें तो दीर्घवृत्ता ही लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है केवल गतिमान आवेश द्वारा, केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा, ए व बी दोनों के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। मैं आपको बता दूं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए गतिमान आवेश द्वारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों द्वारा। ऑप्शन ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन याद रखिएगा। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11-12 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है कि म्यू नॉट, अरे वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि इसका जो है मान क्या होगा। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? देखिए इसे आप लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, 1/√ε0 या म्यू नॉट,
ठीक है। और मैंने इसका मान आपको बताया था प्रकाश की चाल के बराबर होता है, ठीक है। और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन में बहुत लोग गलती करोगे, कभी कभी ऑप्शन में सेंटीमीटर में दे देता है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन में आपको यही दिया गया 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मीटर में दिया ही नहीं गया है, ठीक है ना। तो गलती नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी, बहुत ध्यान से आप समझिएगा तो ऑप्शन को टिक कीजिएगा। बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है हेनरी प्रति मीटर। हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? तो हेनरी प्रति मीटर जो होता है वो चुंबकशीलता का मात्रक होता है। हेनरी प्रति मीटर जो होता है वो चुंबकशीलता का मात्रक होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। साइक्लोट्रॉन में कोई आवेशित कण, ऑप्शन नंबर ए सदैव त्वरित होता है, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र के कारण दोनों डी के बीच के अंतराल में त्वरित बीच के अंतराल में त्वरित होता है, की चाल डी में बढ़ जाती है, की चाल डी में मंद हो जाती है और दोनों डी के बीच में बढ़ जाती है। साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण जो होता है सदैव त्वरित होता है। साइक्लोट्रॉन में जो आवेशित कण होता है वो सदैव त्वरित होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है? यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है। मैं आपको बता दूं कि जो ध्रुवों पर और नति कोण का मान होता है, लिख लीजिएगा, ध्रुवों पर जो नति कोण का मान होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। और विषुवत रेखा पर क्या होता है? विषुवत रेखा पर 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। नति कोण का मान ध्रुवों पर 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0 होता है। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 17। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो नति कोण का मान क्या होगा? नति कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं और tan थीटा बराबर आपने पढ़ा v/h होता है। v और h दोनों यहाँ पर बराबर हैं और जब दोनों बराबर होंगे तो tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा, देखिए v/v दोनों बराबर काट दोगे तो 1 आएगा और tan a कितने का मान होता है? tan 45 डिग्री का मान। तो यहाँ पर थीटा बराबर निकालेंगे 45 डिग्री। थीटा क्या है? नति कोण है। तो यहाँ पर जो नति कोण का मान हो जाएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भैया हम समय बिल्कुल भी लॉस नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मुझे पता है कि आपके पास समय बहुत ज्यादा कम है और जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है चैप्टर 1 से 14 तक वो सारे महत्वपूर्ण मैं प्रश्न आपके समक्ष डिस्कस कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। चलिए आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंज का नियम किसके संरक्षण के अनुरूप होता है? मैंने अभी आपको बताया व्यतिकरण, लेंज का नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है या संधि का नियम होता है ये आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें बोला गया है L/R का विमीय सूत्र। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। L/R का विमीय सूत्र क्या होगा, मात्रक क्या होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। L यहाँ पर भैया प्रेरकत्व होता है, पहले समझ लीजिए ध्यान से, और R जो होता है प्रतिरोध होता है। इन दोनों का अनुपात देखिए हल करना पड़ेगा। आप लोगों ने पढ़ा है कि E = LdI/dt। बताइए सूत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ये यहाँ पर L क्या होता है? प्रेरकत्व होता है। तो L अगर निकालेंगे तो हो जाएगा E/dt/di। कितना हो जाएगा? dt/, देखिए dt इधर जाएगा गुणे में, di आ जाएगा बटे में। तो जो प्रेरकत्व का मात्रक आएगा E क्या होता है यहाँ पर? विद्युत वाहक बल, जिसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इस तरीके से जो प्रेरकत्व का मात्रक आ जाता है वो आ जाता है वोल्ट सेकेंड/में एम्पियर। बताइए इतनी बात क्लियर हुई? बटे में आ जाए। प्रतिरोध का मात्रक मैंने आपको बताया, देखिए V = IR होता है। तो R = V/I, यानी V का मात्रक हो जाएगा वोल्ट और धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। तो एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, केवल आपका क्या बचेगा? सेकंड बचेगा। और सेकंड की बीमा को T से लिखा जाता है। तो L/R की बीमा कितनी हो जाएगी? T हो जाएगी। मात्रक पूछे तो सेकंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन घुमा घुमा कर हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि किसी समय T पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर में भी ये पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुविकल्पी मैंने बता दिया तो बहुविकल्पी में ही पूछा जाएगा, ये 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इसलिए सभी विद्यार्थी भाई क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार जरूर कर ले।
चलिए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन कि किसी समय टी पर कुंडली से संबंधित तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स, देखिए फाई का मान एक समीकरण से व्यक्त किया गया है 5t³ और उसके बाद माइनस का 100t, उसके बाद दिया गया है 300, क्या दिया गया है, वेबर। ठीक है, फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। आगे दिया गया t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं जो विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है। तो फ्लक्स की जो इक्वेशन है वो t के सापेक्ष दी गई, t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। पहले t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर फाई का अवकलन करेंगे d∅/dt हो जाएगा और 5t³ का करेंगे तो पावर आ गया, पावर आगे पावर से 1 कम हो जाएगा तो 3t² हो जाएगा। और 100t का करेंगे तो 100t का t के रिस्पेक्ट में 1 और 300 अचर पद का अवकलन 0 होता है। तो जो d∅/dt होता है यही तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें निकालना है t बराबर 2 पर, t बराबर 2 पर निकालना हमें। तो जहां बाहर देखिए 3 5 और का गुणा हो जाएगा 15 और t² तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, t का हमको 2 रखना है मान। उसके बाद माइनस का 100 तो 100 लिख देंगे, 15 गुणे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 100, 15 चौको कितना होता है, 15 चौको 60 माइनस का 100 बराबर आ जाएगा माइनस का 40। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो इसमें बोला गया है कि जो विद्युत वाहक बल होगा वो कितना होगा। तो विद्युत वाहक बल भैया माइनस का 40 वोल्ट होगा। क्या होगा, माइनस का 40 वोल्ट होगा। किसी को कोई समस्या, ऑप्शन में दिया गया माइनस 40 वोल्ट, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में भैया बोला जा रहा है अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए 1f बराबर होता है 1/2π√LC। क्या होती है, 1/2π√LC होती है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2π√1/LC। एक का अंडर रूट तो एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया। LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा को स्रोत से जोड़ा गया है। अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर और प्रवाहित धारा में कलांतर क्या होगा। मैंने बताया था LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिबाधा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्रतिबाधा के बराबर होता है, जिस वजह से जो कलांतर होता है वो आपका 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण जरूर याद कर लीजिएगा, आप लक्षणों को पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं स्थिर आवेश द्वारा, नियत वेग गतिशील आवेश द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा, आवेशित कण द्वारा। तो आपको पता है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका ये 23 था। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो परिवर्तन किसमें नहीं होता। ये आप लोगों ने 1000 बार रटा कि आवृत्ति नहीं बदलती है, तरंग हो चाहे कुछ भी। ठीक है, तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है, उसका माध्यम बदलता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, बाकी सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो क्या परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25 आज की क्लास का, इसमें लिखा है λ1 λ2 λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश एक्स किरणें और सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्ध्य है। देखिए यहाँ पर जो λ1 दिया गया है ये दिया गया है आपका दृश्य प्रकाश। क्या दिया गया है, दृश्य प्रकाश। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन एक यहाँ से बनता है। और λ2 दिया गया है, λ2 में क्या दिया गया है, एक्स किरणें। क्या दिया गया है, एक्स किरणें। अच्छा, λ3 में क्या दिया गया है, λ3 में आपको दिया गया है सूक्ष्म तरंगे। क्या दिया गया है, सूक्ष्म तरंगे, ये आपको दिया गया है। अब आपको क्रम सही बताना है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन कोई बनेगा कर ले जाओगे। लिखिए भाई, ट्रिक लिखिएगा। ट्रिक क्या लिखोगे, गाए पद असुर, याद रहेगा, गाए पद असुर लिख लोगे। गा से गामा किरणें, ठीक है, ए से एक्स किरणें लिख लीजिएगा, पा से पराबैंगनी किरणें, उसके बाद आगे बात करें दा से दृश्य, आ से अवरक्त, उसके बाद सू से सूक्ष्म
तरंगे, रा से रेडियो तरंगे, ठीक है, ये क्रम याद रखिएगा। और ये जो नीचे ऊपर से नीचे की ओर हो जाएगा, ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। क्या है? तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है। अब आप समझिए, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? रेडियो की, उसके बाद फिर सूक्ष्म, फिर औरक्त, सबसे कम फिर दृश्य, फिर पराबैंगनी की कम, उससे कम एक्स किरणें, सबसे कम गामा। ऑप्शन में आ जाए कि सबसे कम किस न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाली कौन सी किरण है, तो गामा, सबसे अधिकतम रेडियो। अब इसमें क्रम लिखना, लिख ले जाओगे। आप बताइए, सूक्ष्म यहाँ पर है तो λ3 क्या है? सबसे अधिक है। और उसके बाद क्या है? एक्स किरण, एक्स किरण यहाँ पर है। दृश्य कहाँ? यहाँ पर है, तो λ1 देखिए यहाँ पर बस सबसे ज़्यादा किसकी है? सूक्ष्म की है, ठीक है, जो कि λ3 से लिखा है। और सूक्ष्म के बाद फिर एक्स की है, नहीं दृश्य, दृश्य उसके बाद एक्स है ना, एक्स सबसे कम है। उसके बाद जो है ये मतलब हम कह सकते हैं कि जो दृश्य है, दृश्य को लिखा गया λ1 से, ठीक है। तो λ1 से दृश्य से अधिक इसका है, और दृश्य किससे अधिक है? एक्स से। एक्स को लिखा गया है λ2 से। तो जहां पर ऑप्शन में ये क्रम दिखाई पड़ जाए वही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक बात और याद रखिएगा, ये आपका तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम होता है, लेकिन अगर नीचे से ऊपर की ओर चले जाएं तो ये आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम। तो आवृत्ति में पूछा जाएगा तो सबसे अधिक आवृत्ति गामा किरणों की होती है, सबसे कम रेडियो की। ये आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम, और ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम। याद रखिएगा, गाय पद असुर, एक क्वेश्चन तो बनेगा ही। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर भैया 25 था, या क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला जा रहा है कि जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है, वायु से कांच में जाने का क्या मतलब? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित होगा, कौन सा गुण नहीं बदलेगा? आवृत्ति नहीं बदलेगी भैया, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किस रंग के लिए होती है? याद रखिएगा, नीले रंग के लिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो अधिकतम होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे विद्यार्थी गलत करते हैं, ठीक है ना। चलिए बैंगनी दिखाई देगा तो बैंगनी को टिक कीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, ये 27 था। 28 नंबर, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है? आपको एक क्रम याद रखना है, बैनी आ पीनाला, या ऐसे लिख देते हैं बैनी आ पीनाला। अगर ये क्रम याद है तो ये जो होता है, देखिए विचलन, विचलन पूछा गया ना, तो ये विचलन का बढ़ता हुआ क्रम होता है। क्या होता है? विचलन का बढ़ता क्रम। ये भी ट्रिक से याद कर सकते हो। और अगर नीचे की ओर ये तीर लिख देंगे तो ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम। तो हम कह सकते हैं विचलन का उधर की ओर है ना बढ़ता क्रम, तो मतलब सबसे अधिक जो विचलन होता है वो बैंगनी रंग का होता है, सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का होता है। और उसके बाद बात करें यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम होता है वो ये होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे, देखिए यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा होती है, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, ठीक है। और यहाँ पर अपवर्तनांक पूछा जाए तब भी यही क्रम होगा, जो आपका विचलन वाला होगा वही अपवर्तनांक वाला। अपवर्तनांक में भी सबसे अधिकतम अपवर्तनांक किसका होता है? बैंगनी रंग के लिए होता है, सबसे न्यूनतम लाल रंग के लिए। तो ये विचलन और अपवर्तनांक, ये दोनों के लिए ट्रिक काम हो जाएगी, ठीक। और तरंग दैर्ध्य का ये आपका हो जाएगा बढ़ता हुआ क्रम, लाल रंग सबसे ज़्यादा, फिर नारंगी, फिर पीला, इस तरीके से। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? बैंगनी रंग की। एक क्वेश्चन बनेगा, 6 क्वेश्चन तैयार हो गए एक ट्रिक से, कि नहीं याद हो गए? बताइए। यहाँ पर भी एक ट्रिक से कई सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, एक क्वेश्चन बनेगा, कर ले जाओगे। चलिए आज की क्लास का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया, जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है, सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण क्या होता है? प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का तिरछा मुड़ना विवर्तन होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास का, वर्ण विक्षेपण प्रिज्म पर पड़कर अलग अलग हो जाना, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन घटनाओं को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। एक प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू और निरोधी विभव V0 के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान मैंने आपको बताई थी, आवृत्ति ये थी, और ये जो ढलान थी, ये वाली ढलान मैंने निकाल के बताई थी। क्या होती है? H/E होती। ये जो ढलान होती है H/E होती। अभी मैंने मॉडल पेपर आपको कल हल कराया, उसी में मैंने बताया। इसको आप कर देते हैं भाई, सभी लोग लिख लीजिएगा, याद एक बार पढ़ लोगे, एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन फंसेगा जरूर यहाँ से, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं
आज की क्लास के अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 30 था। क्वेश्चन नंबर 31, किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन तब तक उत्सर्जित नहीं होते जब तक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की, मैंने प्रकाश विद्युत प्रभाव अच्छे से पढ़ाया है, उसके नियम जरूर याद कर लीजिएगा। नहीं याद किए तो बाद में आओगे हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में लिखोगे कि सर पेपर खराब गया। अब सर क्या करें? सर तो आपको ऐसा तो नहीं आपके दिमाग में घुसेड़ देंगे, आपको पढ़ा सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। मेहनत करना आपका कार्य है, आप मेहनत नहीं करोगे तो पछताना आपको होगा। ठीक है, मैं तो आप लोगों के लिए सारी मेहनत करता हूँ, लेकिन आप ही लोग मेहनत नहीं करते हो। आप लोग सोचते हो सब एक ही दिन में हम घोर के पी लें। इतनी इंपॉर्टेंट क्लासों की मैंने प्लेलिस्ट दी है, हमने देखा है बहुत कम बच्चों ने प्लेलिस्ट को ओपन करके देखा है। उनको बस लाइव क्लास चाहिए, जल्दी से मिल जाए, बस वही एकदम मान लीजिए प्योर है। ठीक है, तो जब तक भैया मेहनत नहीं करोगे आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिल सकते हैं। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट में लिखते हैं सर मैंने रात भर आपकी क्लास सारी प्लेलिस्ट से की है और मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। ऐसे कमेंट देखकर मेरा भी दिल खुश हो जाता है कि बताओ एक ऐसा विद्यार्थी जो मेरी बात को मान करके रात को सारी क्लासें उसने करके पेपर दिया और पेपर अच्छा हुआ, और एक ऐसा विद्यार्थी जो क्लासों को देखता है, नोटिफिकेशन देखता है, ओपन करता है, बुरे से निकल लेता है। तो ऐसे भी पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है ना, याद रखिए भाई इस बात को। ख्याल रखिए, बोर्ड एग्जाम बहुत सर पर है। आगे लिखा, किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन तब तक उत्सर्जित नहीं होते जब कि पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो, देहली आवृत्ति से अधिक हो, देहली आवृत्ति से अधिक हो। सभी को रटा होगा, देहली आवृत्ति से अधिक हो। बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लगभग कितनी होती है? इसका व्यंजक भी निकालना मैंने आपको बताया है। 12.23 कहीं पर लिखा होता, 27 लिखा होता, अपान में √V एंगस्ट्रॉम, याद रखिएगा ये होती। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, हाइड्रोजन परमाणु की दो उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर कितना होता है? h/2π होता है, जुमान पर रटा होना चाहिए, h/2π कोणीय संवेग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान कितना होता है? मैंने अभी मॉडल पेपर में हल कराया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग अभी बताया h/2π। ठीक है, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा है कि कण जो ऐसे लिखा हुआ है आपका 92 यूरेनियम 238 ठीक के नाभिक में उपस्थित नहीं है। तो इसमें देखिए 92 हुई आपकी प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, और जब इधर 238 द्रव्यमान संख्या से ये प्रोटॉनों की संख्या घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर किसकी संख्या? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन बचेंगे 146, तो 146 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हो गए 92 और 238 हो गए न्यूक्लियन। ठीक, तो इसमें क्या नहीं है? 92 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोला गया है कि उपस्थित क्या नहीं है, तो 92 इलेक्ट्रॉन नहीं उपस्थित, बाकी सब कुछ उपस्थित है। 92 प्रोटॉन है, और जब द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉनों की संख्या घटाते हैं तो न्यूट्रॉन आ जाते हैं। न्यूट्रॉन 196 उपस्थित है, 146 उपस्थित है, और न्यूक्लियन 238 सही है पहले से। 92 इलेक्ट्रॉन ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है? याद रखिएगा 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटॉन की जो न्यूनतम ऊर्जा होती है 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, तापीय उत्सर्जन, नाभिकीय संलयन, सभी को पता है नाभिकीय संलयन। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होती है? 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है? 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। याद रखिएगा, एक AMU तुल्य 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होता है, ये भी सभी को पता है। ठीक है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुल्य होता है एक AMU। ये क्वेश्चन भी सभी को रटा होना चाहिए। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। ठीक है, बोला जा रहा है कि पी टाइप चालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में थोड़ा अपद्रव्य मिलाया जाता है। मैंने कहा था पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में जो अपद्रव्य मिलाया जाता है वो कितनी संयोजकता वाला होना चाहिए? 3 संयोजकता वाला। ठीक है, एन टाइप में 5 संयोजकता वाला, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कल के मॉडल प्रश्न पत्र में इसे हल कराया था मैंने। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन उस पर क्या बोला जा रहा है? अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, कहाँ चला गया? देखिए, एन टाइप अर्धचालक में चालन का कारण कौन होते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोटर, पॉजिट्रॉन। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, पी टाइप में कोटर होते हैं। उसके बाद 41 नंबर आपका 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्धचालकों की चालकता ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप बढ़ाने पर घटती है, ताप बढ़ने पर बढ़ती है,
ताप घटने पर बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको लॉजिक गेट पढ़ाया हुआ है। इसमें बोला चित्र में प्रदर्शित लॉजिक गेट निरूपित करता है। लॉजिक गेट निरूपित क्या करता है, देखिए ऐसे आपका लॉजिक गेट बना हुआ है। ये लॉजिक गेट कैसा गेट है मैंने आपको बताया था, इसका बूलियन व्यंजक भी मैंने बताया, OR गेट है। कैसा गेट है, OR गेट। इसमें दो निवेशी होते हैं और एक निर्गत आउटपुट होता है, दो इनपुट एक आउटपुट होता है। इस तरीके से मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक के सभी मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी मुझे लगे बहुविकल्पी के, वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को क्लास पसंद आई होगी। ठीक है ना, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दें और सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा करके आए, यही भगवान से हमारी शुभकामना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।